तो चलिए यहाँ पे डाइवर्जेंस का एक फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ गिवन वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा है, एक्स वाई आई कैरेट प्लस 2 टाइम वाई जेड जे कैरेट प्लस 3 टाइम एक्स जेड के कैरेट। तो ये है हमारा कुछ है कॉम्प्लेक्स सा वेक्टर फंक्शन। तो जैसे कि हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन और साथ में डाइवर्जेंस में देखा था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सा बड़ा सा वेक्टर फंक्शन आता है तो उस वेक्टर फंक्शन का हमारे लिए ग्राफ ड्रॉ करना क्या हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है। तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो वो जो डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, या तो उस वेक्टर जो फील्ड है उस फील्ड का बिहेवियर किस टाइप का है वो हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना हो और इस फंक्शन का मतलब कि इस वेक्टर फील्ड का हमें एनालिसिस करना हो तो हमारे लिए क्या साबित हो सकता है, क्या हेल्पफुल हो सकता है, तो हमारे लिए इसका ये जो मैथमेटिकल कंक्लूजन होता है वही हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करेंगे। तो डाइवर्जेंस का ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, टू फाइंड आउट the divergence of any function we need to take a dot product of vector function with vector operator del। मतलब कि अगर आप इस वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेक्टर ऑपरेटर डेल के साथ इस वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से ले सकते हैं, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, ये है हमारा क्या, वेक्टर ऑपरेटर डेल, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल बाय डेल जेड के कैरेट। तो यहाँ पे आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट कुछ इस तरह से तीनों कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट विच इंडिकेट्स द लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब कि आपको यहाँ पे इस वेक्टर फंक्शन के और इस वेक्टर ऑपरेटर डेल के सभी के यहाँ पे क्या करने हैं, लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशंस लेने हैं कंपोनेंट्स के। तो कंपोनेंट्स के लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन किस तरह से लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पे ऑपरेटर का ये जो डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट है, इस आई कैरेट को आपको वेक्टर फंक्शन के आई कैरेट के साथ, इसके जे कैरेट को आपको वेक्टर फंक्शन के जे कैरेट के साथ, और इस के कैरेट को आपको वेक्टर फंक्शन के कैरेट के साथ क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो इस कंपैरिजन के कारण आपको क्या मिलती है, एक डॉट प्रोडक्ट में आंसर मिलता है, और वो आंसर क्या होता है, ऑलवेज फाइनल आंसर ऑफ डाइवर्जेंस बिकेम्स ऑलवेज अ स्केलर टर्म। मतलब कि ये जो डाइवर्जेंस का फाइनल आंसर बन के आता है वो क्या होता है, एक स्केलर टर्म होती है। क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है एनी टू वेक्टर्स का वो क्या होता है, ऑलवेज एक स्केलर टर्म होती है। क्योंकि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर टर्म होती है, जबकि दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होती है, एक तीसरा वेक्टर बन के आता है। मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको रिजल्ट में एक वेक्टर देता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट आपको रिजल्ट में एक क्या देता है, स्केलर टर्म देता है। तो आपको रिजल्ट में यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंस निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको उस वेक्टर फंक्शन और वेक्टर ऑपरेटर डेल का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये आपको याद रखना है डी टू डी, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड आउट डाइवर्जेंस, डी टू डी। अगर आप इसे अच्छी तरह से माइंड कर लेते हैं तो आपको डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल में कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी। तो आई होप कि यहाँ पे इस डेफिनेशन को देखने के बाद हम इस दिए गए वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं। है हमारा वेक्टर फंक्शन की जिसका हमें क्या करना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो हमारा जो डाइवर्जेंस का डेफिनेशन था वो क्या था, नेबला डॉट वेक्टर फंक्शन v। तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इक्वेशन किस तरह से बन सकता है, नेबला का इक्वेशन क्या है, ये है नेबला का टर्म या फिर इसका इक्वेशन, और ये है हमारा डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ वेक्टर फंक्शन v, जो कि हमने यहां पे भी क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब हम आगे की टर्म में क्या करेंगे,
इस वेक्टर v का ये जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के कारण हमें कौन सी टर्म मिलती है, हमें ये टर्म मिलती है। तो यहाँ पे क्या है, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट, डेल बाय डेल जेड के कैरेट, जो कि हमारा वेक्टर ऑपरेटर डेल है या फिर नेबुला है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर हमने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे फंक्शन को क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेंगे। मतलब कि ये इसका आई कैरेट वाला टर्म और यहाँ पे आई कैरेट वाला टर्म, इन दोनों को कनेक्ट करने के कारण हमें यहाँ पे क्या मिलता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट इंटू एक्स इंटू वाई आई कैरेट। फिर हम आगे क्या करते हैं, इस यहाँ पे डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और 2 टाइम वाई जेड जे कैरेट, इन दोनों को कंपेयर करने के कारण हमें यहाँ पे ये दूसरा टर्म मिलता है, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट इंटू 2 टाइम वाई जेड जे कैरेट। फिर तीसरे टर्म में क्या होगा, यहाँ पे भी डेल बाय डेल जेड के कैरेट और 3 टाइम एक्स जेड के कैरेट, इनको कंपेयर करने के कारण हमें कौन सा टर्म मिलता है, ये तीसरा टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन किया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में से स्केलर्स को स्केलर्स के साथ और वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो आई कैरेट को आई कैरेट के साथ, जे कैरेट को जे कैरेट के साथ और के कैरेट को के कैरेट के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन क्या बन के आती है, आई डॉट आई, तो यहाँ पे ये आ गया, जे डॉट जे, तो यहाँ पे भी ये आ गया, और के डॉट के, तो ये क्या हो गया, के डॉट के। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो सभी ऑपरेटर्स है, इन सभी ऑपरेटर्स के साथ जो ये वेरिएबल टर्म है, यहाँ पे है एक्स वाई, यहाँ पे है 2 टाइम वाई जेड और यहाँ पे है 3 टाइम एक्स जेड, इन सभी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअली कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, डेल बाय डेल वाई ऑफ 2 टाइम वाई जेड, डेल बाय डेल जेड ऑफ 3 टाइम एक्स जेड। तो मतलब कि ये ऑपरेटर्स के साथ यहाँ पे वेरिएबल टर्म इन तीनों में, और यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से इंडिविजुअली हो गए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। तो मैं पहली टर्म का अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देता हूं तो वो क्या है, यहाँ पे देखिए, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे टर्म में एक्स और वाई दो टर्म्स है, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफरेंशिएशन हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो मतलब ये होता है कि इस पूरी की पूरी टर्म में एक्स और वाई, इन दोनों में से जो वेरिएबल साबित होगा वो कौन सा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें जिसका डिफरेंशिएशन लेना है वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेना है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में लेना है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो y टर्म है वो y टर्म क्या साबित होगी, y टर्म यहाँ पे होगी कांस्टेंट साबित होगी। तो अगर y टर्म यहाँ पे कांस्टेंट साबित होती है तो कांस्टेंट का तो कभी डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें y को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर ले लेना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे y को आगे लेने के बाद हम इस x का इस ऑपरेटर के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से हो गया। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तो 1 होता है। तो y तो यहाँ पे फिलहाल कांस्टेंट ही था। फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो डिफरेंशिएशन बन के आता है 1। तो फाइनल में आंसर क्या होगा, y इंटू 1 विल बी y। तो ये जो हमारा डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई था, इसका आंसर यहाँ पे इस टर्म में से क्या बन के आया, y बन के आया। तो यहाँ पे भी हमने y चेकआउट किया। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, इस पार्शियल डेरिवेटिव में पूरे के पूरे टर्म में से आपको ये देखना होता है कि हमें जो ऑपरेटर दिया गया है वही ऑपरेटर का ये जो टर्म है वो टर्म हमारे लिए वेरिएबल साबित होगा, बावजूद के सभी भी टर्म्स क्या होंगे, कांस्टेंट साबित होंगे। तो अगर सभी टर्म्स कांस्टेंट है इन वेरिएबल्स के सिवा के, तो उन सभी टर्म्स को आपको क्या करना है, बाहर ले लेना है और उसको एज अ कांस्टेंट यहाँ पे एज इट इज रहने देना है। तो फिर आगे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, डेल बाय डेल वाई ऑफ इनटू द ब्रैकेट क्या आएगा, 2 टाइम वाई जेड।
तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल टर्म कौन सी है, ये है y। तो यहाँ पे y अगर वेरिएबल है तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में कौन सी टर्म है, यहाँ पे टर्म है 2y और z। तो इन तीनों में से हमारे लिए अगर कोई वेरिएबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ y है, जबकि 2 और z क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हमें क्या कर लेना चाहिए, बाहर ले लेना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का तो कभी भी डिफरेंशिएशन होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 टाइम z और फिर क्या आएगा, डेल बाय डेल y ऑफ y। तो अगर y का हम y के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो क्या बन के आएगा, वह बन के आएगा 1। तो अगर यहाँ पे ये 2z कांस्टेंट थी तो ये 2 इंटू जेड, और इस टर्म का मतलब कि डेल बाय डेल y ऑफ y, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 1। तो ये यहाँ पे बन जाएगा 1। तो आंसर क्या बन के आया, 2 टाइम z इंटू 1, दैट विल बी ओनली 2 टाइम z। तो दूसरी टर्म का ये जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन क्या बन के आया, y को वेरिएबल कंसीडर करने के कारण यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और ये जो 2 टाइम z कांस्टेंट टर्म थी वो यहाँ पे क्या हो गई, आइसोलेट हो गई। फिर तीसरी टर्म में क्या है, डेल बाय डेल जेड ऑफ 3 टाइम एक्स जेड। तो इन दोनों टर्म्स को देखने के बाद आप ही मुझे बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है। इसका ये जो वेरिएबल है वो कौन सा है, ओके तो वेरिएबल वो है, तो उसका डिफरेंशिएशन इस 3 टाइम एक्स जेड में से किसके रिस्पेक्ट में किसका डिफरेंशिएशन होगा, ओके तो बचती कौन सी टर्म है, 3x। ओके तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, इस पूरे के पूरे टर्म में हम यहाँ पे ये हमारा डेल बाय डेल जेड ऑफ 3 टाइम एक्स जेड है ना, तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पे z का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो 3 टाइम x क्या है, कांस्टेंट। तो 3 टाइम x को हमने ऐसे ही कांस्टेंट कर दिया, और अगर z का रिस्पेक्ट में अगर z का डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या बन के आएगा, 1। तो रिजल्टेंट आंसर विल बी ओनली 3 टाइम x, जिसके कारण यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या है, 3 टाइम x। तो कुछ इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर सकते हैं, और ये डिफरेंशिएशन होने के बाद ये जो हमारी टर्म थी वो टर्म कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। तो ये टर्म क्या बन के आई, y i डॉट आई 2 टाइम z j डॉट j 3 टाइम x k डॉट k। तो इस टर्म को आगे हम कंटिन्यूअसली मैथमेटिकल स्टेप में सोल्ट आउट करते हैं, तो हमें फाइनल आंसर क्या स्केलर मिल सकता है ये हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारी प्रीवियस टर्म क्या थी, कुछ इस तरह से हमें प्रीवियस टर्म मिली थी। तो यहाँ पे क्या था, y इंटू आई डॉट आई 2 टाइम z इंटू जे डॉट जे और 3 टाइम x इंटू के डॉट के। तो यह क्या होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इन सभी का आंसर क्या होगा, 1 1 1। मतलब कि ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बन के आता है, यहाँ पे बन के आता है 1। क्योंकि दो यूनिट वेक्टर अगर इक्वल है तो इक्वल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम ही होती है, जिसके कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन के आता है, 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में कोस ऑफ थीटा, मतलब कि थीटा के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, थीटा के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे आएगा 0 डिग्री। तो इसके कारण कोस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो इक्वल वेक्टर्स का ये जो डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। तो हमने इन सभी टर्म्स को यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर दिया। बाद में साथ में क्या होता है, y, जो कि यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, 2 टाइम z वो भी ऐसे ही रहेगा, और 3 टाइम x वो भी कुछ इस तरह से ही रहेगा। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन इन सभी टर्म्स में कोई चेंज नहीं देता है, जिसके कारण आपको यहाँ पे ये एक टर्म मिलती है। तो ये टर्म क्या है, ये टर्म है नेबुला डॉट वेक्टर v इज इक्वल्स टू y प्लस 2 टाइम z प्लस 3 टाइम x। तो ये टर्म कौन सी है, ये टर्म है एक स्केलर टर्म, मतलब कि यहाँ पे कोई भी यूनिट वेक्टर्स नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी आई कैरेट, जे कैरेट या तो के कैरेट आपको दिख रहा है, नहीं, ये कोई भी कैरेट इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन सभी के बीच में क्या है, प्लस की, मतलब कि एडिशन की साइन है। तो अगर
आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट ना होने के बावजूद भी अगर यहाँ पे आपको एडिशन की साइन मिलती है तो ये जो टर्म बनती है, एक इक्वेशन बनता है, वो इक्वेशन कैसा होता है, वो एक स्केलर फॉर्मेट का इक्वेशन होता है, जिसके कारण हमारा ये जो कंक्लूजन था कि अगर आप किसी का भी डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो डाइवर्जेंस एक डॉट प्रोडक्ट के कारण निकल सकता है, और उस डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आंसर बन के आएगा वो एक स्केलर टर्म होगी, वो यहाँ पे एज इट इज फॉलो होता है, साबित होता है, वो कभी भी यहाँ पे फॉल्स साबित नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तो अप्रूवमेंट में है कि फाइनल आंसर ऑफ डाइवर्जेंस बिकेम्स ऑलवेज अ स्केलर टर्म बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स द स्केलर टर्म। तो ये तो यहाँ पे साबित होता है, लेकिन जो समझने वाली बात है, जो देखने वाली बात है, वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे टर्म में एक्स, वाई और जेड कुछ ऐसे वेरिएबल टर्म्स है, वो यहाँ पे ये साबित करते हैं कि आपके दिए गए इस वेक्टर फंक्शन का अगर आप वेक्टर फील्ड अलग अलग यूनिट वेक्टर्स के साथ यूज करके आप सिंगल वेक्टर्स में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो वेक्टर फील्ड आएगा उस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस पूरे के पूरे फील्ड में सभी पॉइंट के पास सेम नहीं होगा। वो डाइवर्जेंस आपके पूरे के पूरे फील्ड में सभी इंडिविजुअल पॉइंट के पास क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका डाइवर्जेंस का फाइनल आंसर निकल के आता है उस आंसर में एक्स, वाई और जेड कुछ इस तरह के अलग अलग सभी टर्म्स है, जो कि सभी टर्म्स इसकी वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट्स का यूज करता हूं तो उन कोऑर्डिनेट्स के कारण मुझे जो डाइवर्जेंस मिलेगा वो सभी कोऑर्डिनेट्स के पास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल को कि मैं इस इक्वेशन में चेक करता हूं कि इस पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड का अगर ये डाइवर्जेंस है तो मुझे इस वेक्टर फील्ड में एक कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट लेता हूं, 1 2 -3, इस कोऑर्डिनेट के पास मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना है कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पास इसका डाइवर्जेंस क्या हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, इस कोऑर्डिनेट को यहां पे इस इक्वेशन में क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा। तो क्या होगा यहां पे, इसे आप कंपेयर कीजिए एक्स, वाई और जेड के साथ, मतलब कि पहला टर्म एक्स, दूसरा टर्म वाई और तीसरा टर्म क्या है, जेड है। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ही है। तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मैं क्या करता हूं, हमारे इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे पहली टर्म क्या है, y, तो y टर्म यहां पे क्या है, 2 है। तो यहां पे हम 2 को क्या करेंगे, यहां पे y के रिप्लेसमेंट में आएगा 2, फिर प्लस यहां पे क्या है 2 टाइम z, तो 2 टाइम z में यहां पे z क्या है, -3 है। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 टाइम z का मतलब है -3, फिर क्या होगा प्लस, और यहां पे क्या है 3 टाइम x, तो यहां पे x का वैल्यू यहां पे हम क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। तो क्या होगा 3 टाइम यहां पे आएगा 1। तो देखिए यहां पे क्या है 2, तो ये रहेगा एज इट इज 2, 2 इंटू 3 मतलब कि 3 इंटू 2 विल बी -6, क्योंकि यहां पे माइनस साइन है ना, तो ये माइनस साइन क्या होगी, यहां पे होगा 3 इंटू 2 विल बी -6 प्लस 3 इंटू 1 विल बी 3। तो क्या होता है यहाँ पे 2 और ये 3, ये बन के आएंगे 5, और यहाँ पे ये -6 रहेगा, यहाँ पे -6, तो आंसर विल बी -1। मतलब कि ये जो आपने एक कोऑर्डिनेट दिया था 1 2 -3, इस कोऑर्डिनेट के पास आपके इस पूरे के पूरे इस वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डेंस में क्या बन के आता है, वो बन के आता है -1। तो इसी तरह से मतलब ये साबित होता है कि अगर आप इस कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं, मतलब कि इस पॉइंट को दूर रख के अगर आप दूसरे किसी पॉइंट के पास इसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो डाइवर्जेंस इस इक्वेशन के अकॉर्डेंस में कुछ अलग साबित होगा, कुछ अलग टर्म आएगी। मतलब कि थ्रू आउट दिस वोल फील्ड एरिया अगर आप अलग अलग पॉइंट्स को चेंज करते हैं तो इसका डाइवर्जेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि सभी अलग अलग पॉइंट के पास इस पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड का ये जो नेट चेंज है, मतलब कि इसके
सभी वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड में आने वाला ये जो इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है वो क्या होगा, वो यहाँ पे अलग अलग होगा। और देखने वाली बात आपको ये भी समझनी है कि यहाँ पे देखिए, जैसे हमने इस पॉइंट को यूज किया तो इसका आंसर क्या आया, -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव होता है, या तो वो नेगेटिव होता है, या वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमें ये डाइवर्जेंस क्या मिला है, माइनस मिला है। मतलब कि इस कोऑर्डिनेट के पास आपका फील्ड डाइवर्ज नहीं होगा, वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट के पास आपका डाइवर्जेंस नेगेटिव मिलता है तो उस नेगेटिव डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, उस पॉइंट के पास कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने के कारण हम उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, उसे हम डाइवर्ज हुआ नहीं बोलते हैं, उसे हम कन्वर्ज हुआ बोलते हैं, जिसके कारण उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो ये क्या होगा कि एग्जैक्टली इस पॉइंट के पास आपका ये जो वेक्टर फील्ड है वो वेक्टर फील्ड डाइवर्ज नहीं होगा, वो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। तो उसी तरह से अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट यूज करते हैं तो ये टास्क आपको करना है, आपको कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स चेकआउट करने हैं कि उस कोऑर्डिनेट के पास आपको इस टर्म के अकॉर्डेंस में इसका डाइवर्जेंस क्या मिलता है, क्या वो डाइवर्जेंस प्लस मिलता है। अगर वो डाइवर्जेंस प्लस मिलता है तो उसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट के पास ये जो आपकी टर्म है, ये टर्म मतलब कि ये जो आपका वेक्टर फील्ड है वो वेक्टर फील्ड वहां पे डाइवर्ज होगा, क्योंकि उसका डाइवर्जेंस वहां पे प्लस आएगा। लेकिन इस पॉइंट के पास उसका डाइवर्जेंस क्या आया था, नेगेटिव आया था। मतलब कि ये फील्ड में ये जो पूरा का पूरा फील्ड है वो फील्ड डाइवर्ज भी होता है और कन्वर्ज भी हो सकता है। और कुछ पॉसिबिलिटीज ये भी बन सकती है कोई कोऑर्डिनेट के पास कि वो फील्ड जीरो डाइवर्जेंस को भी रिप्रेजेंट करे, मतलब कि वहां पे वो फील्ड डाइवर्ज भी नहीं होगा और कन्वर्ज भी नहीं होगा, वो यहाँ पे क्या रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, चेंज हुए बिना रहेगा। तो मैं आपको एक टास्क दे देता हूं कि इस इक्वेशन में आपको एक कोऑर्डिनेट यूज करना है। वो कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये होना चाहिए 4 और ये होना चाहिए 2 और -1। अगर आप इसे इस इक्वेशन में यूज करते हैं तो आपको कौन सा डाइवर्जेंस मिलता है, मतलब कि वो टर्म पॉजिटिव आती है, वो टर्म नेगेटिव आती है, या तो जीरो आती है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। और ये चेक करने के बाद आपको ही कंक्लूजन निकालना है कि क्या इस टर्म का वो जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट के पास ये जो आपका फील्ड है, मतलब कि ये आपका वेक्टर फंक्शन का फील्ड है, ये फील्ड क्या होगा, डाइवर्ज होगा। अगर वो फिर से नेगेटिव आता है तो मतलब ये होगा कि ये फील्ड उस पॉइंट के पास क्या होगा, कन्वर्ज होगा। अगर वो जीरो बन के आता है तो उसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट के पास आपका फील्ड क्या है, इनवेरिएंट है, वहां पे ना ही वो डाइवर्ज होता है और ना ही वो कन्वर्ज होता है। तो कुछ एक अच्छे से एग्जाम्पल को देखने के बाद मैं ये आशा रखता हूं कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम कुछ ऐसे वेक्टर फंक्शंस का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं।